नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। राजधानी भोपाल के कोलार थाना इलाके में लाखों रुपए की चोरी करने के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों के कब्जे से पूरा 51 लाख रुपए का मशरूका भी बरामद कर लिया है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र का कहना है कि कोलार थाना इलाके की राजपूत कॉलोनी में रहने वाले जितेंद्र परमार के घर चोरी का मामला सामने आया। आपको बता दें कि कोलार पुलिस थाना इलाके में जितेंद्र परमार राजपूत कॉलोनी में रहते हैं, वहां कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। पुलिस का कहना है कि जितेंद्र परमार किसी काम से दिल्ली गए हुए थे और घर पर सिर्फ उनकी पत्नी थी। इसी की नजाकत को देखते हुए जिस महिला आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया, उसे सोशल मीडिया से उसे जानकारी लगी कि जितेंद्र परमार अभी घर पर नहीं है। तत्काल उसने जितेंद्र परमार की पत्नी को अपने घर खाने पर आमंत्रण कर दिया। इधर जितेंद्र परमार की पत्नी भी घर पर अकेली थी, तो उसने सोचा क्यों नहीं सहेली के घर भोजन करने चली जाऊं। इसी दौरान वह अपनी सहेली के घर भोजन यानी दावत पर चली गई। रागनी सिंह परमार। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? कोलार। जी, ये जो घटना हुई थी वो किस तरह से हुई थी? उनने एक्चुअली मुझे लंच पे बुलाया था, तो हम लोग को लंच कराया। उसके बाद हम लोग को ऊपर भेज दिया, बोली हम शिमला मिर्च लेने जा रहे हैं। तो बस इस कारण वो चली गई है और हमारे बैग से बैग नीचे रखा था, चाबी लेके और वो निकल गई। उस टाइम वो हमसे बस 40 मिनट बाद ऊपर आई हैं। लोग बैठे, फिर हम घर गए। जब हमने वहाँ देखा तो हमारा लॉकर गायब था। एक्चुअली हमारे हस्बैंड लोग पार्टी में बाहर गए हुए थे, तो उसने उसका फायदा उठा के हम लोग से। आपने अमाउंट आपके घर में रखा है, आपने बताया था उसको कि जेवर भी और पैसे भी हैं। वो कभी कभी पूछते रहती थी क्या कैसा बिजनेस है, क्या तुम लोग कैसे ऐसे हमसे क्वेश्चन करती रहती थी। फ्रेंड्स में तो थोड़ी बहुत शेयर सब लोग कर देते। वो समथिंग 1 साल हो गया होगा। हम लोग एक पार्टी में मिले हुए थे। हाँ, तो वो एकदम वो 2-3 दिन पहले हमसे मिलने के लिए आई थी। इतना बड़ा अमाउंट केस की जगह यहाँ पर आपने घर में क्यों रखा? सवाल पूरा करके जाइए। जी, आप पूरा सवाल पूरा करके जाइए। इतना बड़ा अमाउंट घर में रखा था, उसका राजेश कारण क्या था? हमारा सवाल ये है कि इतनी भारी रकम घर में क्यों रखी हुई थी, जबकि बैंक लॉकर्स में रख सकते थे? क्या वजह थी घर में रकम रखने की? ये द्वितीयक मुद्दा है, सेकेंडरी मुद्दा है। पुलिस के लिए प्रारंभिक मुद्दा जो चोरी गई थी रकम, उसे वापस दिलवाना था। ये बात का मुद्दा है कि पैसे क्यों थे और क्यों उन्होंने घर में रखे थे, गहने कहाँ से आए, ये गौण मुद्दा है। इस पर आगे देखेंगे। लेकिन प्रारंभिक तौर पर था कि एक घटना चूंकि हो गई थी, पुलिस के लिए ये बड़ा असहज था कि बजाय इस मुद्दे पर अपना समय व्यर्थ करे कि आखिर रकम कहाँ से आई और क्या। सबसे जरूरी प्रारंभिक तौर पर था कि उस आरोपी तक पहुंचा जाए, पैसे को कैसे रिकवर किया जाए। बहरहाल पहला जो उसमें पड़ाव था, पुलिस ने सफलतापूर्वक हासिल किया। पुलिस वहां तक मैंने बताया कि उसमें पुलिस ने गहराई से बातचीत की, इसमें बहुत सारी जानकारियों को निकाला, इसमें बयानों को गहराई से देखा और इसमें वरिष्ठ अधिकारियों ने लगातार उसके छोटे छोटे जो उसमें कंट्राडिक्शन थे, जो विरोधाभास थे, उन विरोधाभास की तह तक जाकर के घटनाओं को खंगाला और अंत तक कुछ ऐसे तथ्य मिले जो इस घटना के तह तक पुलिस को ले गए। डिजिटल नागरिकता वारदात का तरीका क्या था? वारदात का तरीका इसमें सबसे पहली बात कि कोई व्यक्ति को हम खाने पर आमंत्रित कर रहे हैं, वो व्यक्ति इधर लंच कर रहा है और दूसरा व्यक्ति ने उसके पर्स से घर की सारी चाबियां गायब कर दी और इसके बीच में खाना खा रहे हैं। इसके बाद इन लोगों ने बहाना बनाकर उसके घर पे धावा बोल दिया। व्यक्ति जबकि खाना खा करके और आराम से आसपास की बातें कर रहा है, इस दौरान उसके घर को पूरी तरह से इन लोगों ने साफ कर दिया। उसके बाद भी चूंकि 3-4 घंटे घर में रहे और बाद के लगभग 45 मिनट को छोड़कर के बाकी पूरे समय साथ रहे, इसलिए पीड़ित पक्ष को इस बात का बिल्कुल ही अंदेशा नहीं था कि जिस व्यक्ति के साथ, जिस व्यक्ति ने उन्हें लंच पर बुलाया है, जिस व्यक्ति ने उन्हें खाना खिलाया है, जो व्यक्ति लगातार उनका हमदर्द बनकर उनकी छोटी छोटी बातों को शेयर किए जा रहा है, वही उनके घर में दूसरी पैरेलली चोरी भी करवा रहा है। तो इस बात को समझने में उन्हें देर लगी। बहरहाल पुलिस ने इसकी तह में पहुंच करके पूरे घटना का न सिर्फ पर्दाफाश किया बल्कि चोरी गई बड़ी रकम, जिसमें फेसबुक के माध्यम से जो पीड़ित परिवार है उनको लगातार अपडेट करते थे। जैसे समान तौर पर हम कई बार चीजों को नजरअंदाज करते हैं और अपडेट करते रहते हैं, इसमें अपडेट करते रहते थे और परिवार के जो महिला जो शिकार हुई उनके या जिनके गहने, उनके पति ने लगातार अपडेट किया कि वो बाहर रहेंगे, किसी दूसरे शहर में उनके कार्यक्रम है। यह बात जब महिला को लगा, जिस बात की उसको लगातार तलाश थी, वो आपराधिक प्रवृत्ति का होने के कारण इस बात पे पूरी तरीके से लगातार कड़े लंबे समय से नजर रख रही थी, तो उसको जैसे ही इस बात का पता लगा, उसने घटना को अंतिम रूप दिया, उस घटना की पूरी प्लानिंग की। उस दिन उस महिला को अपने घर पे बुलाया और महिला को घर पे बुलाने के लिए, चूंकि घर आसपास थे,
तो तत्काल उस दौरान उसने उसके घर को शिकार बनाया और थोड़ी देर का जो गैप था उस महिला उस बात को नहीं समझ सकी कि इसी दौरान चोरी हुई है। जब वो शाम को गई और उसने देखा कि उसके घर में चोरी हो गई तो जाहिर तौर पे दूसरे लोगों पे उससे शक था, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ दिन में उसने लंच किया, जिस व्यक्ति के साथ दिन भर उसने बिताया और दिन भर गप किया और घूमने गई, उस व्यक्ति पर आखिर वो अपने घर में चोरी का आखिर कैसे शक कर सकती है। तो जाहिर है एक बड़ा प्लान था और इसमें महत्वपूर्ण रोल सोशल मीडिया पर हम जानकारियां अपडेट करते हैं छोटी छोटी बातों का, सूचनाओं को लीक करने में और घटना को प्लानिंग को असली मूर्त रूप देने में उसका बड़ा योगदान था। सर वारदात का नगद तरीका क्या पूरा मामला है, कितने आरोपी? सोशल मीडिया का हमारे जीवन में काफी हद तक प्रवेश हो गया है और लगभग आमतौर पर व्यक्ति अपने दिन की छोटी छोटी घटनाओं को भी लगातार अपडेट करता रहता है और हमें भी लगातार अपने परिजनों का चेक करते रहते हैं। लेकिन यह जो घटना है आज की मुख्य तौर पर सोशल मीडिया पर घटना को अपडेट करने के कारण घटित हुई है। यह एक बड़ी घटना है जिसमें लगभग 51 लाख रुपए की चोरी है। लेकिन इस घटना का जो स्वरूप है सभी के लिए चेतावनी की तरह है। इसमें 2 महिलाएं जो कि साथ रहती थी और उसमें एक व्यक्ति को, एक परिवार को लगातार छोटी छोटी घटनाओं को सोशल मीडिया के विभिन्न साइट्स पर अपडेट करने में लगातार उसमें दिलचस्पी थी, लगातार वो करते रहते थे। एक महिला जो कि आपराधिक प्रवृत्ति की है और लगातार ऐसी घटनाओं से नजर रखती है और पुलिस को इस बात का अंदेशा है, पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं कुछ हुई हैं जिसके बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है। इसने एक सोशल मीडिया साइट पर, फेसबुक पर देखा कि परिवार के महत्वपूर्ण व्यक्ति जो उनके पति और बाकी जो लोग हैं वो कहीं बाहर जा रहे हैं और घर में महिला अकेली है। इस बात को सोशल मीडिया से देखते हुए ये प्लान किया गया और एक महिला जो कि इनके परिवार के संपर्क में थी, जो आरोपी का जो परिवार था, उसने इस बात को प्लान किया, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि महिला उस दिन अकेली रहेगी, उस परिवार में जो वरिष्ठ लोग हैं या जो लोग जिम्मेदार हैं वो बाहर रहेंगे। इस बात का फायदा उठाते हुए उसने प्लान किया, उस परिवार को अपने यहाँ खाने पर आमंत्रित किया, भोजन पर आमंत्रित किया और आमंत्रित करने के साथ ही उस दौरान बाहर बाजार का बता करके आरोपी चले गए और इस दौरान उसके पूरे घर को उन्होंने चोरी कर दी। पूरे घर के एक एक सामान जो कि कुल कीमत 51 लाख रुपए थी, पूरे घर में चोरी करके और वापस आ गए। इसमें जो फरियादी थे सामान्य तौर पर वो विभिन्न तरीकों के उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई और उनको आशंका थी, लेकिन निश्चित तौर पर जाहिर है कि जिस व्यक्ति के साथ वो भोजन कर रहे हो वह उनके संदेहियों की लिस्ट में आखिरी लिस्ट में होगा, आखिरी सूची में होगा, क्योंकि उनको लगता है कि लगातार वो उसके साथ रह रहे हैं। लेकिन इस तरह का इन्होंने प्लानिंग किया कि उस पर शक न हो, शक न्यूनतम स्तर तक हो और घटना के और लोगों के, विभिन्न लोगों के लोकेशन के बारे में इन्हें चूंकि पक्की जानकारी थी। यह घटना शुरू में पुलिस के लिए एक बड़ी पहेली बनी रही, लेकिन इसमें डीसीपी जोन 4 और एडिशनल सीपी और साथ ही साथ उस इलाके के जो पुलिस अधिकारी हैं, मुख्य तौर पे एडिशनल डीसीपी जोन 4 महावीर और उनकी पूरी टीम के लगातार अथक प्रयास से पूरे प्रकरण में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली और लगभग एक बड़ी चोरी जो लगभग 51 लाख रुपए की थी और जिन परिस्थितियों में घटित हुई थी उस परिस्थितियों के कारण पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। पुलिस ने इस पूरे मामले का न सिर्फ पटाक्षेप किया है बल्कि इसमें गई हुई 51 लाख की पूरी रकम को पुलिस ने रिकवर कर लिया है। अभी आपके सामने जो बहुत सारे गहने और जो नगद रकम मिली है उसी चोरी से जब्त किए हुए पैसे हैं और पुलिस की एक बड़ी सफलता है। इसमें पूरी टीम को 30,000 रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। लंबे समय से फरार चल रहे सट्टा किंग दिलीप खत्री की 3 मंजिला बिल्डिंग में जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। सटोरिया दिलीप खत्री के खिलाफ दर्जनों मामले शहर के कई थानों में दर्ज है। दिलीप खत्री फरार चल रहा है जिसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। माफिया अभियान के तहत पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर नगर निगम ने सट्टा किंग से 2 करोड़ रुपए से अधिक की जमीन मुक्त करवाई है। जबलपुर कलेक्टर के निर्देश पर आज गोरखपुर में स्थित दिलीप खत्री के रेस्टोरेंट को आगे का 15 से 20 फीट का हिस्सा तोड़ा गया। सट्टा किंग दिलीप ने बिना अनुमति के अपने रेस्टोरेंट का आगे का हिस्सा बढ़ा रखा है जिसका नक्शा पास नहीं था। आज भारी पुलिस के बीच नगर निगम ने रेस्टोरेंट तोड़ने की कार्रवाई की। सीएसपी प्रतिष्ठा सिंह के मुताबिक दिलीप खत्री फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। यहाँ पर आज
गोरखपुर के अंतर्गत दिलीप खत्री एवं अन्य के द्वारा रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा था। तो भवन शाखा से जांच अनुसार पाया गया कि 6 मीटर इनके द्वारा अवैध निर्माण किया है फ्रंट एमओएस पर, तो जिसे आज तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। जब ये बन रहा था, निर्माण हो रहा था, उस समय नगर निगम तमाम लोग क्या कर रहे थे? देखिए, उस समय जो तत्कालीन भवन अधिकारी या संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी थे, इनके द्वारा जो भी नोटिस वगैरह दिए होंगे, कार्रवाई कुछ हुई होगी, तो इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वर्तमान में इसे तोड़ने के आदेश है जिसका पालन किया जा रहा है। ये भी आतंकवादी कार्रवाई हो रही है, तो मकान बन जाता है, उसके बाद प्रशासन जांचता है कि अंदर बना है। देखिए, ये तो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, और दूसरी बात ये जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है उनकी जांच का विषय है। अतिक्रमण विभाग सिर्फ एग्जीक्यूशन का काम करता है। अतिक्रमण विभाग तभी काम करता है जब हमारे पास निश्चित तौर पर किसी भवन को तोड़ने के लिए आदेश मिल जाते हैं। जांच का विषय हमारा नहीं रहता है, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊँगा। क्या मामला एक गोरखपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक हैबिचुअल ऑफेंडर एक सटोरी है जिनका नाम है दिलीप खत्री। उनकी एक प्रॉपर्टी जो फूड रिपब्लिक गोरखपुर थाना क्षेत्र के पास है, फाइन डाइन नाम से, उसे आज अतिक्रमण दस्ता और राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में आज तोड़ा जा रहा है। मैडम, ये क्या है दिलीप खत्री, इनका क्या बैकग्राउंड है? सट्टा सटोरी हैं ये, काफ़ी जाने माने अपराधी हैं गोरखपुर थाना क्षेत्र के, और काफ़ी सारे लगभग 1 दर्जन अपराध इनके खिलाफ पंजीबद्ध हैं। यहाँ पे क्या संचालित होता है? ये एक रेस्टोरेंट है फाइन डाइन, जो काफ़ी टाइम से बंद है, पर क्योंकि इसका नक्शा नगर निगम के द्वारा पास नहीं है, तो लगभग 15 फुट का ऐसा एरिया है जिसे कि आज तोड़ा जा रहा है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, राहुल गांधी के 150 सीट मध्य प्रदेश के लाने वाले बयान पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह खाली पुलाव है। राहुल को घोषणा के साथ माफी भी मांगनी चाहिए। उन्होंने 2018 में जो मध्य प्रदेश की जनता से वादे किए थे वह 1.5 साल की सरकार में क्यों नहीं पूरे किए। शिवपुरी जिले के करेरा विधानसभा में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कांग्रेस की बैठक दिल्ली में चली, राहुल गांधी ने दावा किया कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी 150 सीट लेकर आएंगे। नहीं, वो दावा के साथ में माफ़ी भी मांगे प्रदेश से। वो खुद घोषणा कर गए थे कि 10 दिन में कर्जा माफ़ 2 लाख का करेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। मुख्यमंत्री तो नहीं बदला, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बदल गए थे। तो 2 लाख कब माफ़ करेंगे? वो क्यों नहीं किया 15 महीने में, बताएं। उन्होंने नौजवान को बेरोजगारी भत्ता का कहा था, क्यों नहीं? बताना चाहिए राहुल गांधी को। ये ख्याली पुलाव है 150 सीटों का, और दिवा स्वप्न कहते हैं इसे, और इसमें विचरण इनको नहीं करना चाहिए। परिणाम आएंगे तब आप देखना, पत्ते की तरह उड़ती हुई कांग्रेस दिखाई देगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अब कुछ ही महीने बाकी रह गए, लेकिन प्रदेश में चुनावी रंग अभी से चढ़ता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टियां और सरकार ओबीसी, दलित और पिछड़े वर्ग पर फोकस कर रही है, तो वहीं अब ब्राह्मण समाज भी शक्ति प्रदर्शन के लिए तैयार है। अब प्रदेश में मई के लाल एक बार फिर से एकजुट हो रहे हैं। दरअसल 4 जून को मध्य प्रदेश के सभी ब्राह्मण संगठन मिलकर एक ही मंच पर विशाल ब्राह्मण महाकुंभ हुंकार सम्मेलन करने जा रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन में ब्राह्मण समाज की 11 सूत्रीय मांगों को सरकार के सामने रखा जाएगा। संयोजक पुष्पेंद्र मिश्र ने बताया कि ब्राह्मण समाज के सभी संगठन एक मंच पर आकर सभी राजनीतिक दलों को यहां संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। मई के लाल के समर्थन बिना इस प्रदेश में किसी की भी सरकार बनने वाली नहीं। साल 2018 में भी मई के लाल की नाराजगी के चलते भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के बेदखल होना पड़ा था। एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, कब है और कितने लोग शामिल होने वाले, कौन मुख्य अतिथि है, क्या मांग है आपकी? देखिए, ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 4 तारीख को जम्बूरी मैदान में एक विशाल ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, और इसका नाम दिया गया है ब्राह्मण हुंकार। ब्राह्मण की गर्जना, ब्राह्मण का शंखनाद, ब्राह्मण अपने स्वाभिमान के लिए एकत्रित हो रहा है, और यह ब्राह्मण प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश और विश्व से भी सारे ब्राह्मण और मातृशक्तियां यहाँ पर आ रहे हैं और अपने स्वाभिमान की बात करने के लिए आ रहे हैं, जिसमें हमारी 11 सूत्री मांगे हैं। उसमें मुख्य मांगे हैं 3-4 मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें एट्रोसिटी एक्ट है, आरक्षण का मुद्दा है। तीसरी चीज यह है कि जो ब्राह्मण आयोग का गठन अभी पूर्व में मुख्यमंत्री जी ने ब्राह्मण बोर्ड का गठन की घोषणा की थी, उसको हम चाहते हैं कि ब्राह्मण आयोग का गठन हो, और वो भी संवैधानिक तरीके से हो। ऐसे ही बहुत सारी मांगे हैं। उसमें परशुराम हर जिले में
परशुराम जी का एक ऐसा भवन होना चाहिए जिसमें कि छात्रावास की व्यवस्था हो ब्राह्मणों के लिए। निर्धन जो ब्राह्मण हैं उनकी भी एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो कि सबसे ज़्यादा आज की डेट में अगर देखा जाए तो पठन पाठन की दृष्टि से अगर बात की जाए तो ब्राह्मण ही ऐसा अपने आप को अछूता महसूस कर रहा है। इस कार्यक्रम में हम सबके पूज्य द्वारिका शक्तिपीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी का सानिध्य हम सबको प्राप्त होगा, उनका आशीर्वाद हम सब ब्राह्मणों को मिलेगा। वह इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि हैं। आज हम सब लोग सीएम महोदय को भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को निमंत्रण देने गए थे। उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है और उन्होंने कहा है कि हम समय निकालेंगे और आपके दिए हुए जो हमारी मांगे हैं 11 सूत्री मांगे हैं, हम उस पर अडिग हैं। उसको हम कतई उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हमारी 11 सूत्री जो मांग है उसको हम मनवा करके ही मानेंगे और ये कोई लड़ाई नहीं है। ये हम अपनी बात मानने के लिए किससे बात करेंगे? हम राजा से बात करेंगे और राजा आज की डेट में जो सत्ता पे होगा उसी से बात की जाएगी। और इस कार्यक्रम में हमने कोई सत्ता पक्ष नहीं देखा है, कोई विपक्ष नहीं देखा है। हम सिर्फ ब्राह्मण की बात करते हैं। हमारे जितने भी बड़े श्रेष्ठ जन हैं, चाहे वह माननीय हो, चाहे वह कहीं भी किसी भी धर्म जाति और संप्रदाय के, हमारे सिर्फ ब्राह्मणों में उन सबको निमंत्रित किया गया है और हम आशावान हैं। और आप सभी माध्यम से, सबके माध्यम से हम निवेदन भी करना चाहते हैं और निमंत्रित भी करना चाहते हैं कि हे भूदेव, हे ब्राह्मण देवता, आप लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके आएं, मातृशक्तियों के साथ आएं, बंधु बांधवों के साथ आएं, इष्ट मित्रों के साथ आएं और दिनांक 4 तारीख को जमूरी मैदान खचाखच भरा होना चाहिए और वहां पर एक जयकारा लगना चाहिए। ब्राह्मण वंश सचेत हो, समय चाहता। निश्चित तौर पर देखिए, जो ब्राह्मण हित की बात करेगा, मैं एक लाइन में बताना चाह रहा हूं, जो ब्राह्मण हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। पूरा संक्षिप्त तो मैंने पूरा आपकी प्रश्न का उत्तर दे दिया। उज्जैन के मास्टर प्लान को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर कई संगीन आरोप लगाते हुए भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए सिंहस्थ और कृषि भूमि को आवासीय घोषित कर दिया गया है, जिसमें करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा और उज्जैन जिले के प्रभारी शोभा ओझा ने आज पत्रकार वार्ता में 2 दिन पहले स्वीकृति हुए उज्जैन की मास्टर प्लान को लेकर कई सवाल उठाते हुए कहा कि मास्टर प्लान को लेकर 443 आपत्तियां दर्ज कराई थी, जिन्हें दरकिनार करते हुए सरकार ने भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए सिंहस्थ के लिए अधिग्रहित की गई भूमि को आवासीय घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, कई बीघा कृषि भूमि को भी आवासीय कर दिया गया। इससे सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व की हानि हुई। इसमें स्थानीय मंत्री ने करोड़ों रुपए का खेल किया है। इस शहर का नागरिक है जिसने बचपन से लेके बुढ़ापे तक इस शहर को अंगड़ाई लेते हुए देखा है। उन लोगों की दुर्दशा, इंदौर का मास्टर प्लान लागू नहीं होगा, भोपाल का मास्टर प्लान लागू नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि भोपाल तक पैसा पहुंचा नहीं है। इतने बड़े शहर मेट्रोपॉलिटन बनने की कगार पे जो शहर है, उज्जैन का मास्टर प्लान लागू होगा। यहाँ की राशि पहुंच चुकी है। सिंहस्थ का वो क्षेत्र जहाँ भारत नहीं विश्व के लोग सिंहस्थ क्षेत्र में पुण्य कमाने आते हैं, उस सिंहस्थ क्षेत्र में जो एक हम उज्जैन के लोगों की बड़ी आस्था चप्पे चप्पे से जुड़ी हुई होती है। लाखों करोड़ों लोग आते हैं, इसलिए 6 हिस्सों में बांट के सैटेलाइट टाउन बनाए जाते हैं ताकि अधिकतम लोग सिंहस्थ का लाभ ले सके। भ्रष्टाचार बोलने, जहाँ भगवान महाकाल की कृपा होती है, उसका आशीर्वाद लेके जो राजनेता फलते फूलते हैं, वही उस बगिया में आग लगाने का काम कर रहे हैं। 3 दिन से
महाकाल लोक परिसर में जो घटनाएं हुई, जो विभत्स दृश्य आपने और हमने देखे, सप्तऋषि की मूर्तियों का जिस तरह एक छोटी सी आंधी ने विखंडन किया है, ये भ्रष्टाचार की एक लंबी कहानी लिखता है। कल हमने उस पर बात की, आज बात शिवराज सरकार के नुमाइंदों, जो सरकार के अंग हैं, उनके वरद हस्त के चलते किस तरह भू माफिया फल फूल रहे हैं, पनप रहे हैं, और वो लोग जो इस शहर के असली मालिक हैं, 100-100, 150-150 बरस से जो लोग इस पवित्र भूमि पे रह रहे हैं, उन लोगों के साथ अन्याय की नई इबारत लिखी जा रही है। जैसी पवित्र नगरी का मास्टर प्लान पे पत्रकार साथियों से चर्चा करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। धर्म नगरी को, उज्जैन जैसी धर्म नगरी को भ्रष्टाचार का अड्डा शिवराज सिंह की सरकार बना रही है। उनके जो मंत्री यहाँ पे हैं, उज्जैन के नुमाइंदे, वो सारे लोग मिलके इस पवित्र क्षेत्र को, सिंहस्थ का वो पवित्र क्षेत्र जहाँ सिंहस्थ लगता है, सैटेलाइट टाउन बनती है, उस सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि को आवासीय घोषित कर दिया गया है। 15 कई हजार करोड़ का घपला। महाकाल लोक में सप्तऋषि की मूर्तियां गिरती हैं और दूसरे दिन ही मास्टर प्लान यहाँ का लागू कर दिया जाता है, जिसमें भू माफियाओं को पल्लवित पुष्पित करने का काम शिवराज चौहान ने और यहाँ के मंत्री मोहन यादव ने किया है। शिप्रा क्षेत्र की भूमि भी है, मुझे तो जानकारी मिली कि वो भी आवासीय कर दी तमाम सारी ज़मीनें। तो धर्म के क्षेत्र में जो पाप करने का घृणित अपराध करते हैं, वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ये भगवान शिव का श्राप जरूर, वो भले शिवराज हों लेकिन असली शिव तो यहीं बैठे हैं। आपने जन आंदोलन करने की बात कही है, जन आंदोलन करने किस तरह से आपका जन आंदोलन रहेगा, क्या इसमें? देखिए, हम 2-3 दिन देख लेते हैं सरकार का क्या रुख आ रहा है। यदि जनहित की बातों को नहीं मानते हैं, हमारा कहना है कि वो 463 जो आपत्तियां हैं उनकी फिर से सुनवाई हो, मास्टर प्लान तत्काल स्थगित किया जाए, इसको फिर से रिव्यू किया जाए और एक्सपर्ट की टीम के साथ बैठ के उन लोगों के साथ न्याय किया जाए जो 100-100, 200-200 बरस से यहाँ पे रह रहे हैं, उनके नक्शे पास नहीं हो रहे, उनको न्याय मिले। यहाँ पे तमाम संतों ने, अखाड़ा परिषद ने भी आपत्ति दर्ज कराई है, बीजेपी के एमएलए पूर्व मंत्री ने आपत्ति दर्ज कराई है, लेकिन यहाँ तो भ्रष्टाचार का बोलबाला है। नक्कार खाने में तूती की आवाज़ गूंज नहीं पा रही। तो हमारा आंदोलन कांग्रेस चुनावी साल में अब अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के ब्राह्मण भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों ने कहा कि ब्राह्मण समाज के 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 4 जून को राजधानी में ब्राह्मण महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के करीब 5 लाख से अधिक ब्राह्मण शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा ब्राह्मण आयोजन का जल्द गठन किए जाने, एट्रोसिटी एक्ट में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ ही पुजारियों का मानदेय 10,000 किए जाने की मांग की इस कार्यक्रम में उठाई जाएगी। ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि ब्राह्मण समाज के छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। कि आप हमारे इस कार्यक्रम को अपनी व्यवस्था के माध्यम से सकारात्मक प्रचार प्रसार और विस्तार के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। यदि हम अभी तक के इतिहास देखें तो हमें मध्य प्रदेश की धरा पर इतना बड़ा देखिए, कार्यक्रम की रूपरेखा के अंतर्गत अभी तक मध्य प्रदेश में अपने इतने बड़े लेवल पर हमने अपनी शक्ति और व्यवस्था के साथ साथ अपनी एकता, समरसता और समाज के प्रति समर्पण का कभी भी इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं किया। हमारे सकारात्मक प्रयास सिर्फ समाज हित में
किसी भी प्रकार का व्यवस्था और सुविधा का संतुलन समाजों के बीच में ना बिगड़े, इस उद्देश्य को लेकर हमने ये कार्यक्रम रखा है। कितने लोग आएंगे? संभावित तरीके से जिस तरह का उत्साह देखा जा रहा है, हमारी अपेक्षा लगभग 5 लाख ब्राह्मण बंधु बांधवों और मातृशक्ति की अपेक्षा हम करते हैं। और हमारी जो अपेक्षाएं हैं, अभी तक हम लोगों के जो तथ्यात्मक परिणाम और जो हमारे जवाब आ रहे हैं उसके आधार पर आधारित है। क्या कुछ मांगे रहेंगी इसमें और कौन कौन बड़े चेहरे भाग लेंगे? देखिए, जहां तक बड़े चेहरे वाली बात होती है, हम स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के मार्गदर्शन में और उनके आतिथ्य में एक कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। जब ब्राह्मण वर्ग की बात आती है तो सभी ब्राह्मण समानता के अधिकार से हैं। समाज और राजनीति के जो स्थापित और क्षत्रप हैं और चेहरे हैं और साधु संत हैं, उनमें से लगभग हमने किसी को भी आमंत्रण देने से हम चूके नहीं हैं, भूल नहीं किए। हम उम्मीद करते हैं कि ब्राह्मणत्व के नाते हमारे सभी विश्वसनीय जो हमारा प्रयास रहा है, उस विश्वसनीय प्रयास को कारगर तरीके से सभी हमारे प्रबुद्ध जन और राजनेता लोग अटेंड करने जरूर आएंगे, ये हमारी अपेक्षा है। अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती तब आपका क्या आगे प्रतिक्रिया रहेगी? आगे देखिए, सरकार के सकारात्मक रवैये के लिए हमने सकारात्मक प्रयास ही किए हैं। यदि सरकार हमारी बातों को नहीं मांगती है तो निश्चित तौर पर संघर्ष की जो स्थिति बनेगी उसके लिए कार्य योजना इस कार्यक्रम के बाद बनेगी। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि विधि विधान और विधान के दायरे में, वैधानिक दायरे में, कानून के दायरे में यदि हमें अपने कार्यक्रम के लिए बाहें चढ़ाना पड़ी तो हम बाहें चढ़ाने में किसी भी प्रकार का परहेज नहीं करेंगे, लेकिन दायरा हमारा कानून के अंतर्गत कानूनी सीमा में ही रहेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छतरपुर में आयोजित गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होने 2 जून दोपहर 12:30 पर पहुंचेंगे, जहां वह स्टेडियम में आयोजित लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को संबोधित करेंगे। आज गुरुवार को मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियों का जायजा लेने छतरपुर कलेक्टर संदीप GRO पुलिस अधीक्षक अमित सांघी प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल पहुंचे और तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जब कलेक्टर संदीप GR ने बताया कि मुख्यमंत्री छतरपुर गौरव दिवस कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर पहुंचेंगे और विभिन्न आयोजनों के तहत 700 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं दूसरी ओर छतरपुर पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने कहा कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यातायात व्यवस्था को लेकर भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। जून 2 को ये गर्व की विषय है कि वो हम लोग छतरपुर गौरव दिवस भी मना रहे हैं और मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन अभी यहाँ पे हो रहा है। जो सारे लाडली बहना हैं वो लोग भी रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम छतरपुर में 12:30 से लेके 2:30 बजे तक की रहेगी और सारे छतरपुर वासियों को एक गर्व की विषय है। हम सभी लोग बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पे आयोजित हुए हैं जो छतरपुर के महाराजा छत्रसाल के जो वीर गाथा को लेके हैं। तो इसी तारतम्य में सभी लोग इसमें भाग भी लेंगे और ऑनरेबल CM का विजिट भी रहेगा और सभी लोगों का कार्यक्रम भी विकास वो अभी फाइनलाइज हो रहा है। लगभग 700 करोड़ के जो है भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम स्लेटेड है वो और शाम तक और जितने भी हो जाएंगे तो उसको अभी किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल के लिए लोगों के आने के लिए सुविधा सब प्लान है और सारे बसेस लॉट्स पे भी असाइंड है और उनके पानी की सुविधाएं यहाँ गर्मी को देखते हुए कूलर्स, पानी की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था भी है ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ट्रैफिक व्यवस्था भी मेटिकुलसली प्लान है। जो हमारे एक्सीलेंस 1-2 ग्राउंड है, मेला ग्राउंड है, फिर पुलिस लाइन है, तो ट्रैफिक की व्यवस्था भी मेटिकुलसली प्लान है ताकि लोगों को भी असुविधा ना हो और ऑनरेबल के मूवमेंट में भी स्मूथली रहे। स्वागत मंच शहर की विभिन्न जगहों पे डाले हुए हैं जिसमें लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री का भी स्वागत कर पाएंगे और उसी तारीख में कल सभी अपने साथी से ये रहेगी कि छतरपुर का गौरव दिवस को हम शान से मनाएं। हमारा छतरपुर है गर्व का हमारे लिए दिवस है। कल छतरपुर के खान पान की भी यहाँ पे स्टॉल्स लगेंगे जो महुए के टुकड़ी है और इत्यादि वेरियस हमारे छतरपुर की चीज़ों के बारे में या चर्चा भी होगी
और हम सभी लोग गौरव दिवस को गर्व से मनाएं। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का छतरपुर आगमन है और उनके आगमन को देखते हुए जो सुरक्षा श्रेणी माननीय मुख्यमंत्री जी को प्राप्त है उसके अनुसार यहाँ पे पूरी व्यवस्था रहेगी। और हमारा ये प्रयास है, 3 इसमें मुख्य वेन्यूज़ हैं। एक हेलीपैड है जो कि रेलवे स्टेशन के पास है, दूसरा स्टेडियम है जहाँ पे आम सभा है, और तीसरा रूट है जो कि हेलीपैड से लेके स्टेडियम तक है। तीनों जगह हमारी चाक चौबंद व्यवस्था है। और इसके अलावा ये भी हमें देखना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का रूट है, उसके अलावा जो अन्य हमारे ग्रामीण इलाकों से और दूसरे जिलों से भी जो वाहन आ रहे हैं उनको भी असुविधा ना हो। इसके लिए रेलवे स्टेशन के पास एक पार्किंग है, जो स्टेडियम है इसके सामने जो 2 स्कूल्स हैं इनके ग्राउंड में हमारी पार्किंग है, और सबसे बड़ी पार्किंग हमारी पुलिस लाइन में हमने बना रखी है। और इन पार्किंग स्थल तक जो इस सभा में लोग आ रहे हैं वो अपने वाहन ले आएंगे, जिससे कि उनको पैदल भी बहुत ज़्यादा ना चलना पड़े। और कुल मिला के हमारा यही प्रयास है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी बनी रहे और जो आम नागरिक हैं उनको भी मूवमेंट में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। पब्लिक आने की संभावना ये तो कल ही पता चलेगा। बाकी हमारा जो सुरक्षा का जो हमारी व्यवस्था है वो पूरी चाक चौबंद। 2 अप्रैल 2018 में लगे झूठे मुकदमे वापस लेने के लिए धरना आंदोलन अम्बेडकर पार्क भोपाल में चल रहा है। सरकार से मांग की है कि वह झूठे केस हटाया जाए। इसे याद रखना चाहिए। मेरा फिर से बोलूंगा, निवेदन करने का बहुत लंबा पीरियड हो गया साहब, बहुत समय से निवेदन कर रहे हैं लोग। मेरा निवेदन करना छोड़ दिया। कभी मेरे शब्दों में, कभी वाणी में आजकल निवेदन नहीं दिखता, क्योंकि मैंने निवेदन करके बहुत देख लिया। मैं तो अपना अधिकार, अपने बहुजनों का अधिकार मांगता हूं, क्या उसके लिए निवेदन करना चाहिए? ये आपका कर्तव्य है कि आपको उसको हमको देना चाहिए। इसलिए इस आज भी रघुनिवत्री मेरा नाम है और मुरैना से हूँ। अनोरी जी, आज जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है, क्या चाह रहे हैं? 2 अप्रैल की केस वापसी को लेकर धरना प्रदर्शन है आज। कितने लोगों पर केस दर्ज हुआ है? 4000 लोगों पर। अच्छा, ये धरना के बाद में आपकी बातें नहीं मानी, क्या अगला कदम रहेगा? पहली बार और आखिरी बार मुख्यमंत्री जी से एक बार मिलने का प्रयास करेंगे। उनसे मिलने के बाद में स्पष्ट हो जाएगा कि उनका रुख क्या है, अंततः वो क्या चाहते हैं। उसके बाद में आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।